कभी सोचा है कि चीन और भारत दो ऐसे देश जो आज़ादी के बाद लगभग एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़े थे, लेकिन आज उनकी डेवलपमेंट की कहानी इतनी अलग क्यों है? चलिए आज इसी बड़े सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये सवाल तो सबके दिमाग में आता ही है, खासकर जब हम शंघाई के स्काईस्क्रेपर्स देखते हैं और उसकी तुलना मुंबई से करते हैं। चीन ने पिछले 30-40 सालों में जो कर दिखाया है वो तो कमाल है। तो फिर भारत पीछे क्यों रह गया? देखिए, इसका जवाब कोई बहाना नहीं है। असली वजह छिपी है दोनों देशों के काम करने के तरीके में, उनके सिस्टम के अंदर जो गहरे फर्क हैं उनमें। और आज हम इन्हीं स्ट्रक्चरल रियलिटीज को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फर्क वो है वहां की सरकार और उसकी ताकत में। बस यहीं से दोनों देशों की कहानी एकदम अलग मोड़ ले लेती है। तो इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। चीन में क्या है? वन पार्टी रूल, एक ही पार्टी का राज। इसका मतलब फैसले सुपर फास्ट होते हैं और कंट्रोल पूरा कंट्रोल। और अब आते हैं भारत पर। यहाँ है एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, जहाँ हर बड़े काम के लिए सबकी रजामंदी जरूरी है और इसमें टाइम लगता है। मीडिया आज़ाद है और अगर कुछ पसंद नहीं आया तो प्रोटेस्ट करना आपका डेमोक्रेटिक राइट है। ये एक लाइन सच में पूरी कहानी बता देती है। चीन के लिए स्पीड सब कुछ है, जल्दी काम होना चाहिए। वहीं भारत के लिए कंसेंट यानी सबकी सहमति जरूरी है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स का फर्क नहीं है, ये तो सोच का, फिलॉसफी का फर्क है। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जमीन। चीन में सारी जमीन स्टेट ओन्ड है, मतलब सरकार की। कल को बुलेट ट्रेन बनानी है, जमीन रातों रात खाली। अब भारत में देखिए, यहाँ जमीन लोगों का प्राइवेट राइट है। किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन चाहिए तो पहले मालिक से बात करो, कंपेंसेशन दो और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर जो सालों चलते हैं। तो इसका असर क्या होता है? बिल्कुल साफ है। जहां चीन में एयरपोर्ट और हाईवे महीनों में खड़े हो जाते हैं, वहीं भारत में एक प्रोजेक्ट जमीन के चक्कर में ही सालों तक अटका रह जाता है। ओके, तो ये तो हुई पॉलिटिक्स की बात। अब आते हैं दूसरे बड़े फर्क पर, इकोनॉमी। दोनों देशों ने ग्रोथ के लिए कौन सा मॉडल चुना और उसका रिजल्ट क्या निकला? ये लाइन तो पक्का सुनी होगी कि चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया और भारत दुनिया का बैक ऑफिस। और ये एकदम सही है। चीन ने पूरा फोकस डाला चीजें बनाने पर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और भारत ने अपनी पहचान बनाई सर्विसेज में, खासकर आईटी सेक्टर में। और इसका असर उनके शहरों पर साफ दिखता है। चीन का मैन्युफैक्चरिंग मॉडल मतलब बड़े बड़े कारखाने और प्लान्ड मॉडर्न शहर, और भारत सर्विस लेड ग्रोथ का मतलब था कि हमारे शहर जरूरत के हिसाब से अपने आप बढ़ते गए, ऑर्गेनिकली, बिना किसी ग्रैंड मास्टर प्लान के। लेकिन बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है, लोगों की भी है, यानी ह्यूमन कैपिटल की। चीन में एक सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है जो STEM पर यानी साइंस और टेक पर बहुत जोर देता है। भारत में एजुकेशन क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। एक और चीज है चीन का हुकू सिस्टम। ये एक तरह का डोमेस्टिक पासपोर्ट है, जिससे उन्हें पता रहता है कि कौन कहां जा रहा है। इससे प्लानिंग आसान होती है। भारत में इस तरह के प्रिसाइज डेटा की कमी है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? ये कोट बिल्कुल ठीक कहता है। चीन में आपको एक यूनिफॉर्म लेवल की एक्सेलेंस मिलेगी, एक जैसा स्किल, जबकि भारत में आइलैंड्स ऑफ ब्रिलियंस है। मतलब कुछ लोग तो कमाल के हैं, लेकिन ये एक्सेलेंस सब जगह एक जैसी नहीं है। अच्छा, अब तक हमने बात की सरकार की और इकोनॉमी की। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर, जिसे हम इस पूरी डिबेट में अक्सर भूल जाते हैं, और वो है आम लोगों का रोल। ये समझना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट यानी विकास कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है सरकार और उसके लोगों के बीच। देश तभी आगे बढ़ता है जब उसके नागरिक भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। और यहीं पर सोशल बिहेवियर में एक बहुत बड़ा फर्क दिखता है। चीन में डिसिप्लिन और रूल्स फॉलो करना एक बेसिक एक्सपेक्टेशन है। भारत में यहां तो एडजस्टमेंट करने के लिए रूल तोड़ना आम बात है। वहां पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब स्टेट की प्रॉपर्टी, जिसकी इज्जत होती है, और यहां पब्लिक प्रॉपर्टी को अक्सर किसी की नहीं है मान लिया जाता। और इसके लिए कोई बड़े बड़े एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं है। ये तो हमारी रोज की आदतों में दिखता है। सड़क पर कचरा फेंकना, रेड लाइट जंप करना, या फिर लाइन तोड़कर आगे घुस जाना। ये छोटी छोटी बातें ही मिलकर एक नेशनल कैरेक्टर बनाती हैं। ये लाइन आखिर में दोनों सोसाइटीज के माइंडसेट को पकड़ती है। चीन में लोग नियम फॉलो करते हैं सजा के डर से, और भारत में नियम तोड़े जाते हैं एडजस्टमेंट के नाम पर, चलता है एटीट्यूड के कारण। तो इन सारे पॉइंट्स को जोड़कर देखें तो हम कहां पहुंचते हैं? पूरी कहानी आकर रुकती है एक फंडामेंटल चॉइस पर, एक ट्रेड ऑफ पर।
इस पूरे एनालिसिस का क्रक्स, इसका सार बस इस एक लाइन में है। भारत चीन की तरह डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि सीधी सी बात है, भारत चीन नहीं है। हमारी नींव, हमारी आत्मा, हमारा डीएनए सब कुछ अलग है। और ये है वो फंडामेंटल ट्रेड ऑफ। चीन ने स्पीड के लिए फ्रीडम को ट्रेड किया, तेजी से विकास के लिए आज़ादी की कीमत चुकाई। और भारत ने फ्रीडम के लिए स्पीड को ट्रेड किया। हमने अपने लोकतंत्र को, अपनी आज़ादी को ऊपर रखा, भले ही इसकी वजह से हमारी विकास की रफ्तार धीमी रही हो। तो आखिर में किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए 3 पिलर्स सबसे जरूरी होते हैं। पहला, एक स्ट्रांग सरकार जो डिसीजन ले सके। दूसरा, स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस जो उन डिसीजंस को ठीक से लागू करें। और तीसरा और सबसे जरूरी, स्ट्रांग सिविक सेंस, यानी ऐसे नागरिक जो इस प्रोसेस में हिस्सा लें। और इसी सोच के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, ये कितनी पावरफुल बात है कि अगर सिर्फ हम इस देश के लोग अपने सिविक बिहेवियर को बदल लें, अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाने लगें, तो इस डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए भी भारत की ग्रोथ स्पीड डबल हो सकती है। क्योंकि असली पावर सरकार में नहीं, लोगों में है।